और हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है। सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, 9 उपलब्धियां बताई जा रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त चल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी यात्रा का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है साउथ के अंदर, कांग्रेस कह रही है ये, और भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर 24 में आना है तो। भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य रहा है कि जब से हमारे पार्टी की नींव रखी गई है तब से लेकर आज तक हर कार्यकर्ता ने अथक प्रयास, अथक परिश्रम किया है। इसके सबसे बड़े प्रमाण हमारे सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो राष्ट्र के प्रधान सेवक की भूमिका में है वो हैं, जिन्होंने 9 साल की इस लंबी अवधि में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। जो दिवाली अपनों के संग देश की सरहद पर अपनी सेना के संग मनाते हैं, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, ऐसे कर्मठ नेतृत्व के साथ निश्चित रूप से पुनः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को 2024 में लोकतंत्र के इस युद्धभूमि पर समर्पित करेगा। कांग्रेस निश्चिंत रहे, इस बार भी भाजपा का ही परचम लहराएगा, कमल का ही फूल खिल पाएगा। लेकिन कांग्रेस को एक नई एनर्जी मिल गई है। कर्नाटक में उनको लगता है कि बहुत बड़ी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार हुई है, वहां से उनको लगता है कि कहानी अब बदल सकती है, और इसीलिए राहुल गांधी ने 150 सीटों का दावा मैं इतना ही कहूंगी कि एक कहानी निश्चित रूप से बदली है, एक कहानी निश्चित रूप से बदली है जी। वो कांग्रेस पार्टी जो गत 9 वर्षों में ईवीएम को बार बार अपशब्द कहती थी, इस बात प्रफुल्लित है कि ईवीएम फाइनली काम कर रहा है। वो कांग्रेस पार्टी जो देश की सुप्रीम कोर्ट पर, देश के चुनाव आयोग पर कटाक्ष करती थी, टिप्पणी करती थी, इस बार अपनी एक प्रदेश की जीत के बाद हर्षो उल्लास के इस माहौल में कम से कम चुनाव आयोग को गाली नहीं दे रही है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के परिणाम को सर आंखों पर लिया। पुनः जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ, एक एक ब्लॉक पर काम अपना शुरू कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस अगर इस खुशफहमी में है कि ये संकेत है 2024 में उनके लोकसभा के चुनाव में किसी भी प्रकार की जीत का, तो मैं कार्यकर्ता होने के नाते अमीर जी चाहूंगी कि वो इस खुशफहमी में लिप्त रहें और हम कार्यकर्ता हमारी पार्टी के परचम को लहराने के लिए पूर्ण रूप से सफलता पार्टी को दिलाने के लिए हर बूथ पर काम करें। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, तो एक सवाल मैं सोशल मीडिया व्यूअर्स के लिए आपसे पूछ रहा हूं स्मृति जी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगी। एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि इस सरकार ने जो करा है और वो गेम चेंजर है आपकी राय में, वन वर्क इन 9 years। मुझे लगता है इस 9 साल की अवधि में गेम चेंजर ये रहा कि आपने 11 करोड़ परिवारों में, जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम 4 लोग हैं, ऐसे 40 करोड़ नागरिकों को इज्जत से अपने दिन की शुरुआत करने की व्यवस्था कर दी। वो आपके लिए शायद हेडलाइन ग्रैबर नहीं होगा, लेकिन कम से कम सम्मान दिलाने वाला ये काम गेम चेंजर गरीब परिवार के लिए है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली गेम चेंजर ये बात भी है कि जिस देश में राजीव गांधी ये कहते थे रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसा हो जाता है गांव तक पहुंचते पहुंचते, इन 9 वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपया देश की तिजोरी से सीधा देश के गरीब के बैंक के खाते में गया है। मुझे लगता है गेम चेंजर ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में 4 करोड़ फर्जी लाभार्थी बना रखे थे राशन कार्ड की दुनिया में, उन फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया गया, देश का 2,75,000 करोड़ रुपया बचाया गया। मुझे लगता है गेम चेंजर ये है कि आज 32 करोड़ से ज्यादा मुद्रा के लोन्स हमारे देश में छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए देश के साधारण नागरिकों को मिल चुका है। मुझे लगता है गेम चेंजर ये है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री को बॉस की उपाधि नहीं दी, बल्कि 2 राष्ट्रों के युद्ध को विराम दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधान सेवक चाहता था कि हिंदुस्तानी सुरक्षित अपने घर लौट सके। मुझे लगता है गेम चेंजर ये है कि जिस हिंदुस्तान ने कभी वैक्सीन की लाइन में अपने आप को पाया, वो हिंदुस्तान
कोविड की वैक्सीन अपने देश में बनाए, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस टेक्नोलॉजिकली अपने देशवासी को पहुंचाए और 160 देशों में वैक्सीन मैत्री के नाम से वो वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल उपलब्ध कराए। गेम चेंजर ये भी है कि जो अर्थव्यवस्था 10वें पायदान में थी वो मात्र 9 वर्षों की अवधि में 5वें पायदान तक पहुंच गई है। मुझे लगता है गेम चेंजर ये भी है कि आज चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, सब समझते हैं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। सब समझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनको तो बार बार लगता है कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा। उन्होंने बोला आप विनाश के 9 साल है। अगर आप राहुल गांधी से समझ की अपेक्षा करते हैं तो अमीश जी शायद आप भी फिर एक राजनीतिक खुशफहमी में जीते हैं जी। आप कब से राहुल गांधी से समझ की अपेक्षा करने लगे? लेकिन देखिए, लोकतंत्र है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को सुना जाता है। एक ऐतिहासिक घटना हुई और उस ऐतिहासिक घटना के हम भी साक्षी बने। देश में एक नई संसद मिली और 100 साल बाद एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन एक बॉयकॉट भी चला उसको लेकर। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की टिप्पणियां की गई, मानना है जी, कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री को पंडित नेहरू के चरणों में दिखाने का प्रयास किया एक ट्वीट के जरिए, सेंगोल को लेकर विवाद खड़ा किया गया, ताबूत दिखाया गया भारतीय संसद को आरजेडी द्वारा। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? जिनकी टांग खुद राजनीतिक एक कब्र में है वो ताबूत दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उनकी राजनीतिक शैली का प्रमाण देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो देश की संसद का इस प्रकार से अपमान करते हैं तो वो अपमान मोदी का नहीं है, हर उस नागरिक का अपमान है जो देश की संविधान को अपना प्रथम अधिकार समझता है, अपना प्रथम जिम्मेदारी समझता है। मुझे ये भी लगता है कि जिन लोगों ने ये छलावा किया कि वो पार्लियामेंट का बॉयकॉट करेंगे, वो क्या आगामी सेशन में पार्लियामेंट में अपने पैर नहीं धरेंगे? और जहां तक सेंगोल की बात है तो भारत के इतिहास को जुटलाना ये तो गांधी खानदान की खासियत है। हिंदू धर्म पर कटाक्ष करना ये तो गांधी खानदान की खासियत है। जयराम रमेश ने कहा, जयराम रमेश ने बोला ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अगर नेहरू जी को जयराम रमेश इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर सकता है तो सोनिया जी को सोचना चाहिए कि ससुर साहब की बदनामी करने वाले को वो क्या अभी भी मीडिया का चार्ज देंगी? ये तो बहू जाने, उनका ससुराल जाने। लेकिन एक बड़ा पॉइंट है सेंगोल को लेकर। जब सेंगोल को स्थापित किया गया, मंत्रोच्चारण हुआ, उससे पहले सर्वधर्म सभा भी हुई, लेकिन उसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ और उसको लेकर भी एक पॉलिटिक्स है। योर टेक ऑन दैट? मैं इतना ही कहूंगी, आपने सर्वधर्म की प्रार्थनाओं का वहां उल्लेख किया। मैं एक पारसी से ब्याही हूँ, इंदिरा जी भी एक पारसी से ब्याही थी, और जहां तक लीनिएज की बात है तो कहीं न कहीं गांधी खानदान में पारसी का वो अंश भी है। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और बड़े गर्व के साथ आज कह सकती हूँ कि पारसी समुदाय की वहां प्रार्थना हुई, जिसे कहते हैं अशेम वहु वहिस्तमस्ति उस्तास्ति उस्तायमाय या दशाए वहिस्ते अशेम। ये एक प्रैक्टिसिंग हिंदू पारसी धर्म की एक प्रेयर आज आपके सम्मुख हम लोग बड़ी विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हैं, धर्म को, समाज को, भगवान को। तो सर्वधर्म संभाव क्या होता है उसका एक चित्र आपने पार्लियामेंट की उस नई संसद की व्यवस्था को लोकार्पित करने से पहले स्वयं देखी है। जहां तक हिंदू संतों का सवाल है तो क्यों कांग्रेस पार्टी को हिंदू संतों से इतना परहेज है, ये सवाल एक्चुअली पूछना ही व्यर्थ है, क्योंकि जिन्होंने शंकराचार्य पर कटाक्ष कर लिया, संतों पर लाठी चार्ज करवाया, उनसे मैं अपेक्षा ही कैसे कर सकती हूँ कि वो मेरे समाज का, मेरे धर्म का सम्मान करें। जिन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठकर हिंदू आतंकवादी प्रतीत होता है, उनसे मैं अपने समाज के प्रति कैसे सम्मान अपेक्षित कर सकती हूँ? जी, जो अपनी कर्नाटक की जीत को हिंदू धर्म के खिलाफ की जीत बताते हैं, उनसे मैं कहाँ अपेक्षा कर सकती हूँ कि वो मेरे धर्म के प्रति आदर का भाव रखें। जिन्होंने राम के अस्तित्व को झुटला दिया, जो आज तक एक पग नहीं धरे राम मंदिर के प्रति, उनके प्रति मैं यही भावना रख सकती हूँ कि ना मेरे समाज का सम्मान करेंगे, ना मेरे संतों का सम्मान करेंगे। जी,
लेकिन ना एक और संसद का सम्मान करेंगे। एक और उसका बड़ा प्रमाण तो उन्होंने खुद ही दे दिया। जी, एक और बड़ा विषय है पहलवानों को लेकर जो विवाद चल रहा है। उन्होंने विसर्जन का भी आज प्रयास किया, फिर नरेश टिकैत को दे दिए। क्या आपको लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि शासन के लिए, सरकार के लिए एक इमेज में बहुत बड़ा डेंट है, जिस तरह से पहलवान सड़कों पे हैं लगातार? देखिए कानून, और आपके सांसद पे आरोप है। अभी आपके इस कार्यक्रम से पहले ही मैं अभी आपसे चर्चा करने से पहले एक कार्यक्रम में बबीता फोगाट जी के साथ थी, जो उसी परिवार की सदस्य हैं। आपको लगता है कि अगर इस प्रकार का कोई निर्दयी, निर्लज्ज अथवा ऐसा कोई कानून पर प्रहार करने वाला काम हम कर रहे होते तो बबीता फोगाट मेरे संग बैठी होती? जहां तक कानून की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस विषय पर अपनी टिप्पणी कर दी है। आपको भाजपा पर विश्वास ना हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी आप विश्वास नहीं करेंगे? वर्तमान में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जितना कानून मैंने समझा है, इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करना कानून की मर्यादा का उल्लंघन करना है। तो क्यों कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कानून का उल्लंघन हो? क्यों कांग्रेस पार्टी चाहती है कि निष्पक्ष जांच ना हो? क्यों कांग्रेस पार्टी के सरगना और कई नेता ऐसे विषय में नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी मंशा न्याय संगत ना हो, राजनीति के प्रति हो? ये प्रश्न तो निश्चित रूप से वर्तमान में जनता के मध्य में घूम रहे हैं। मैं इतना ही अपील करूंगी कि वो महिला जो कानूनी लड़ाई लड़ती है इंसाफ के लिए, उसके पक्ष की बात कहती हूँ। वर्तमान में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसमें कोई हस्तक्षेप ना करें, ताकि जुडिशियल प्रोसेस किसी भी रूप में आहत ना हो। ये मेरी अपील रहेगी। क्योंकि आप टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं और महिला विकास मंत्री भी हैं, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये रह चुकी हूँ। जी मेरा सवाल बहुत माफ करिए, रह चुकी हैं। मेरा ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपसे। क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों की छाती पर, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि खिलाड़ियों की छाती पर मेडल हमारे देश की शान है, लेकिन उस पर बूट रखे जा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन रहा है और बड़ा पॉलिटिकल विषय बन रहा है? पॉलिटिकल इशू ही है, पॉलिटिकल इशू ही है, इससे कोई मैं दो राय नहीं रखती हूँ। एक सांसद के नाते मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस खानदान ने अपने आप को कई रत्न दिए, कई राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार दिए, उस खानदान की राजनीतिक धरा अमेठी में सबसे पहली बार पद्म पुरस्कार अगर सामान्य गरीब परिवार की किसी लड़की को मिला तो वो भारतीय खेल के लिए मिला। उस लड़की का नाम सुधा है। तो जिन्हें इस बात की सुध नहीं थी कि उनके अपने राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार की बेटियों की प्रतिभा को सम्मानित किया जाना चाहिए, वो अगर ये सारे कटाक्ष अपने राजनीतिक लाभ के लिए ना करें तो बेहतर। लेकिन मैं भी जानती हूँ आदत से मजबूर है, निश्चित रूप से ये करेंगे। दोबारा कहती हूँ, एक महिला होने के नाते निष्पक्ष जांच हो, जुडिशियल प्रोसेस में कोई बाधा ना बने, और जिस केस में स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुके हैं उस पर, सुप्रीम कोर्ट पर जो विश्वास नहीं करते उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान नहीं कर सकते। जी आखिरी सवाल, 2024 की लड़ाई क्या आपको लगता है एक बार फिर मोदी वर्सेस ऑल होने जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, अब तो अरविंद केजरीवाल क्योंकि ऑर्डिनेंस आ गया है तो वो भी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। जो खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते, जो खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाते, वो साथ चलने की बात करते हैं अमित जी। और किस प्रकार का ये याराना है ये? कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे दे। ममता बंदोपाध्याय ने बंगाल में कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर शोषण किया, प्रहार किया, ऐसा कई कांग्रेस के नेता स्वयं कहते हैं। तो जिस टीएमसी का हाथ सना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून के साथ, क्या गांधी खानदान उस टीएमसी के साथ हाथ मिलाएगी? नीतीश जी ने गांधी खानदान को भ्रष्ट कहा, क्या गांधी खानदान उनका आलिंगन कर पाएगी? गांधी खानदान और देश ने लालू जी को भ्रष्ट कहा, क्या राहुल गांधी की स्वच्छ राजनीति राहुल जी को इस बात की इजाजत देती है कि वो लालू जी को क्लीन चिट दे पाएंगे? केजरीवाल साहब गांधी खानदान और कांग्रेस के कसीदे पढ़ते थे एक जमाने में, शरद पवार जी को गाली देते थे। आज उनका एक नया याराना हो रहा है इन लोगों के साथ। तो जिन राजनीतिक दलों में खुद विरोधाभास है, सबको एक कॉमन चीज जोड़ती है।
वो कॉमन चीज है नरेंद्र मोदी। सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी से निपटने, आपस में बाद में निपट देखिए लेंगे। जनता भी देख रही है, जनता ये जानती है कि वो एक अकेला सब पे भारी है। चलिए, जनता जानती है कि मोदी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही फर्क है दोनों पक्षों में। बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी से बात करने के लिए, हर विषय पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच स्मृति जी।